फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। हमने अपना पेपर नंबर 11 स्टार्ट किया था, इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड हम प्रीवियस वीडियो में 2.4 स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। एंड उस वीडियो में हमने क्लासरूम मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब स्टार्ट करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होता है? वो सारे मेथड, वो सारे तरीके जो टीचर इस्तेमाल करती है अपने क्लासरूम में अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके कंटेंट को, तो वो जो तरीके इस्तेमाल करती है वो सारे क्या होते हैं? टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। अब हमारे सिलेबस में दो टीचिंग स्ट्रेटजीज की बात की गई है, कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग। और इन दोनों को इंक्लूड करने का रीज़न इज दैट ये दोनों के दोनों सोशल स्किल्स एज वेल एज एक्सेप्टेंस पे वर्क करते हैं। क्योंकि हमारे इंक्लूजन मेथड में सबसे ज़्यादा इन्हीं दो कंटेंट की, इन्हीं दो पॉइंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये दोनों जो स्ट्रेटजीज है वो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा खरे उतरते हैं, रिलायबल होते हैं, एज वेल एज एनकरेज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टीचिंग स्ट्रेटजीज? डिफाइन करते हैं। मेथड दैट टीचर यूजेस टू डिलीवर कोर्स मटेरियल इन द क्लासरूम। वो कोई भी मेथड जो एक टीचर इस्तेमाल करती है अपने क्लासरूम के अंदर अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, वो क्या होता है? हमारा टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है। हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज एंडलेस हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे दो स्पेसिफिक टॉपिक पे, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? इसके अंदर टीचर एक कुछ बच्चों का ग्रुप बनाती है, जिसके अंदर वो ग्रुप को एक टास्क देती है, एक्टिविटी दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कोई कंटेंट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो वो सारे बच्चे मिलकर तैयार करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है? उनकी सोशल स्किल डेवलप होती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बेटर होता है। अब ये ग्रुप्स जो है वो टीचर बनाती है, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि ये भी इतना अच्छा कर सकता है या कर सकती है, और एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। एज वेल एज बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बेटर होती है। ठीक है, और बच्चा सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूजली फ्यूअर देन 6 टुगेदर ऑन एन इंस्ट्रक्शनल टास्क। क्या है? 6 या 6 से कम बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है और उन लोगों को साथ में एक इंस्ट्रक्शनल टास्क पे वर्क करवाया जाता है। ठीक है, कोई भी टास्क जो टीचर देगी। अभी जो ग्रुप है, हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि हमें क्या करना होता है? असेस एंड ग्रुपिंग करनी होती है बच्चों की, और ये हमारा माइंड में होता है। इसकी माइंड मैपिंग हम करते हैं कि कौन से बच्चे की नीड क्या है, कौन से बच्चे को किस चीज़ में कमी है, और इसका हम अपने माइंड में एक माइंड मैपिंग करके रखते हैं कि इस बच्चे की नीड ये है, इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत होती है हम लेसन को प्रेजेंट करते समय। अब उन्हीं स्किल्स को वापस इस्तेमाल करती हैं टीचर। उनको मालूम होता है कि कौन से बच्चे की नीड क्या है, कौन सा बच्चा कितना अचीव कर सकता है, कौन सा बच्चा कहाँ पे अच्छा है और कहाँ पे बेकार है। उन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए टीचर ग्रुप बनाती है। इट मीन्स एक ग्रुप में हाई अचीवर भी होंगे, लो अचीवर भी होंगे और मिडिल अचीवर भी होंगे। इससे फायदा क्या होगा? जो हाई अचीवर है उनकी रिवीजन होगी, जो लो अचीवर है वो क्या पता टीचर से जो टॉपिक नहीं समझ पाए हैं अपने कहते हैं ग्रुप्स में ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, क्वेश्चंस कर सके। क्योंकि बहुत बार होता है हम लोग अपने टीचर से क्वेश्चंस नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो क्लासरूम के बच्चे हों तो क्वेश्चंस ईजिली कर सकते हैं, एक दूसरे से व्यू शेयर कर सकते हैं, सबको एक दूसरे के व्यूज़ मालूम पड़ते हैं, मालूम पड़ता है कि अच्छा इसका ये एक और पॉइंट नया हो सकता है, इससे नए हमें तरीके भी मालूम पड़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? एक दूसरे को एक्सेप्ट करा उन्होंने। वो अपने सिर्फ वो 4 दोस्तों के अलावा और दूसरों के साथ भी उनके ग्रुप बने, उन्होंने अपने पूरी क्लासरूम को जाना। क्या होता है? हम सिर्फ कुछ दोस्तों के अंदर ही रहते हैं अपने क्लासरूम में, लेकिन ये मेथड अप्लाई करने की वजह से टीचर उन बच्चों को उन बच्चे ग्रुप के अलावा और सारे ग्रुप्स में भी इंक्लूड करती है। ठीक है, अब इसके इंस्ट्रक्शन गोल की बात करते हैं। 3 है प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट गोल, दैट इज एकेडमिक अचीवमेंट। इससे क्या होता है? एकेडमिक अचीवमेंट इंक्रीज होती है बच्चे की। ऑब्वियसली एकेडमिक टास्क दिए जाएंगे, बच्चे उस पर काम करेंगे, एक दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। सिर्फ टीचर नहीं है उनके पास एक टॉपिक को समझाने के लिए, अब वो 6 बच्चों का वो 5 बच्चों के व्यूज भी हैं, टीचर ने भी समझाया है और खुद भी कुछ ट्राई करेंगे, तो एकेडमिक अचीवमेंट इंक्रीज होती है।
एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, बच्चे में एक्सेप्टेंस आती है डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी क्या है, उसका क्लासरूम है, इंक्लूजन है, वहाँ पे डाइवर्स तरह के बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं। अब उनको वो एक्सेप्ट कर रहा है। पहले वो सिर्फ अपने कुछ 4 दोस्तों के बीच में ही था क्लासरूम में, लेकिन अब क्लासरूम के और सारे ग्रुप में इंक्लूड हुआ है, उसको मालूम पड़ा है और भी बच्चे हैं, और भी बच्चे कैसे हैं, उनको वो एक्सेप्ट कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है। सोशल स्किल डेवलपमेंट, अब वो और सारे बच्चों से मिला है, वहाँ पे उसने कम्युनिकेट करा, ग्रुप में काम करना सीखा, एक दूसरे की कहते हैं टर्न की रिस्पेक्ट करी, एक दूसरे को टॉपिक समझाया, तो क्या हो रहा है, सोशल स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स की, क्या हो सकते हैं। पहला, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इनकी अगर हिंदी में बात करें, एकेडमिक अचीवमेंट क्या होता है, शैक्षिक उपलब्धि। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है, विविधता की स्वीकृति। सोशल स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक कौशल का विकास। ठीक है। अब एसेंशियल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कुछ एसेंशियल कंपोनेंट जो है इसके, पहला पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, दैट इज सकारात्मक अनुक्षय। इसमें क्या होता है, बच्चा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के लिए, लेकिन पॉजिटिवली डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि ग्रुप वर्क हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंस आती है, लेकिन पॉजिटिवली। पॉजिटिवली मतलब एक दूसरे की कंटेंट को समझने में ईजीनेस करने के लिए, ना कि एक दूसरे की गलतियां निकालने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, व्यक्तिगत जवाबदेही। इससे क्या होता है, बच्चा अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करता है। इट मीन्स अगर उसने कोई काम नहीं करा है तो वो उसका जिम्मेदार होगा, ना कि पूरे ग्रुप को उसके लिए बोला जाएगा। उसके बाद है प्रमोटिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन, प्रोत्साहन देना फेस टू फेस इंटरेक्शन को। कैसे, ऑब्वियसली 6 बच्चे हैं तो वो 6 बच्चे एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करेंगे, 6 के 6। तो इस टाइम पे टीचर ये नहीं बोलती कि आप लोगों के ग्रुप बन गए, आप चुप रहो, मैं पढ़ाऊंगी। नहीं, यहाँ पे टीचर सिर्फ क्लासरूम में होती है और बच्चों को गाइड करती है, गाइडलाइंस देती है या फैसिलिटेट करती है, लेकिन बच्चे अपने आप में ही फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। तो टीचर उनको क्या करती है, प्रमोट करती है। सोशल स्किल, बच्चे की सोशल स्किल डेवलप होती है। ऑब्वियसली बच्चा नए बच्चों से मिल रहा है, बात कर रहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो रहा है, सोशल स्किल डेवलप होंगी। ग्रुप प्रोसेसिंग होती है, इसके अंदर बच्चा ग्रुप प्रोसेसिंग सीखता है। कैसे, बच्चा ग्रुप में आ गया है, ग्रुप में वर्क कैसे करना है, कैसे एक दूसरे के पॉइंट को भी समझना है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करनी है, हर एक कहते हैं हर एक इंडिविजुअल की टर्न आनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपना पॉइंट रख सके। तो यहाँ बच्चा ग्रुप में कैसे प्रोसेस किया जाता है वो सीख रहा है। क्या था ये हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। आई होप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज पीयर ट्यूटरिंग। पीयर मतलब जो भी हमारी एज के बच्चे होते हैं, हमारे क्लासमेट्स या फिर हमारे सीनियर या फिर जूनियर, वो क्या होते हैं, हमारे पीयर्स। It is a method of in-class teaching in which same age or older students are tamed to support their peers in learning. क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर सेम एज के बच्चे या फिर ओल्डर बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं और उनको इस चीज़ के लिए टिम्ड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। हिंदी में, कक्षा का पढ़ाने का एक ऐसी विधि जिसमें समान उम्र और बड़े उम्र के बच्चे को सिखाने के लिए, मैं रिपीट करती हूँ, एक कक्षा की ऐसे पढ़ाने की विधि जिसमें समान उम्र के या बड़े बच्चों को सीखने में अपने साथियों को समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित और तत्पर किया जाता है। मतलब यहाँ पे हम या तो सेम एज के बच्चे जो हमारे क्लासमेट्स हैं या फिर हमारे सीनियर या फिर जूनियर, इनको कहीं ना कहीं ट्रेन करते हैं और प्रमोट करते हैं कि आप अपने कहते हैं क्लासमेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर से पढ़ो। इसका रीज़न, इस टॉपिक मतलब पीयर ट्यूटरिंग को एज अ मेथड इस्तेमाल करने का रीज़न क्या है, हम जानते हैं कि अगर कोई टॉपिक हमें टीचर पढ़ाती है एज वेल एज वही टॉपिक हमें हमारा फ्रेंड पढ़ाता है, तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड हमारे लेवल पे जाके एग्जाम्पल सेट कर पाता है, अगर उसको वो टॉपिक क्लियर हो गया है, अच्छी लैंग्वेज में हमको समझा पाता है, जिस लैंग्वेज में हम समझ पाए। मे बी टीचर एक फॉर्मल सेटिंग में ही बात करे, लेकिन फ्रेंड एक हमारे लेवल तक आके हमसे बात करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीयर ट्यूटरिंग। अब इसकी बात करते हैं आगे। इसमें 2 टाइप्स होती है, क्रॉस ग्रेड्स और सेम एज। क्रॉस ग्रेड क्या है, जब एक बड़ा बच्चा एक छोटे बच्चे को पढ़ाएगा, इट मीन्स सीनियर जूनियर की हेल्प करेगा, वो होता है क्रॉस ग्रेड। फॉर एग्जाम्पल, एक 6th क्लास का बच्चा है और एक 1st क्लास का बच्चा है,
स्कूल में इम्प्लीमेंट किया गया कि 6th क्लास का बच्चा 1st क्लास के बच्चे का मैथ्स बड़ी बनेगा। इट मीन्स वो वीक में 3 दिन 4 दिन जैसे भी होता है उसके अकॉर्डिंगली अपने 1st क्लास के मैथ्स बड़ी को हेल्प करेगा मैथ्स में। अब इससे क्या होगा, जो 6th क्लास का बच्चा है ऑब्वियसली उसको मालूम है कि उसे छोटे बच्चे को पढ़ाना है और वो क्लास पास आउट करके आ चुका है, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा ताकि वो उसको समझा सके और ऐसा ना हो कि कोई सामने से ये बोले कि इसको 1st क्लास का नहीं आता। तो बच्चा वर्क करेगा उसके ऊपर, मेहनत करेगा, उसके वो कंसेप्ट और बेटर क्लियर होंगे। 1st क्लास का बच्चे के लिए क्या फ़ायदा होगा, अब वो सिर्फ टीचर पर डिपेंडेंट नहीं है, क्या पता वो जो 6th क्लास का उसका मैथ्स बड़ी है वो उसको ज़्यादा बेटर वे में उसके लेवल पे जाके समझा पाए। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इससे क्या होगा कि 6th क्लास के बच्चे का क्या ही फ़ायदा होगा, वो 1st क्लास तो पास आउट कर चुका है। मे बी वो टॉपिक उसके लिए हेल्पफुल ना हो लेकिन मैथ्स बड़ी बने, उनकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इंक्रीज होगी, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, चीज़ों को समझने का तरीका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 6th क्लास के बच्चे का फ़ायदा भी हो गया, 1st क्लास के बच्चे को टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ, उनका भी फ़ायदा हुआ और कहीं ना कहीं उन दोनों में बॉन्ड बना, सोशल स्किल्स भी डेवलप हुई। ठीक है, और इसके फ़ायदे भी होते हैं कि ओवरऑल बच्चों के डेवलपमेंट में इंक्रीज होता है। 6th क्लास के बच्चे भी कहीं ना कहीं अच्छा करने लगते हैं अपने कहते हैं एकेडमिक्स में, क्योंकि अब उनको उन चीज़ों को समझना आ गया है, एक्सप्रेस करना आ गया है, वो अपनी क्लास को भी ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, क्रॉस ग्रेड मेथड। सेकेंड इज सेम एज मेथड, मतलब क्लासमेट्स के ही पीयर ट्यूटरिंग करी गई, उनके ही ग्रुप बनाए, वो एक दूसरे को समझाएंगे। इट मीन्स मैं अपनी क्लासमेट से कोई टॉपिक समझ सकती हूँ और वो मुझसे समझ सकता है। अब इससे क्या होगा, हमें एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होंगे, हमें मालूम पड़ेगा कि इस टॉपिक का अच्छा एक नया पॉइंट ये भी हो सकता है, और मे बी टीचर वो जो समझाना चाहिए वो हम ना समझ पाए हों लेकिन हमारे फ्रेंड ने समझ लिया है तो वो हमको समझा पाएगा। ये क्या होता है, सेम एज की पीयर ट्यूटरिंग होती है। तो यहाँ 2 तरह की पीयर ट्यूटरिंग हो गई। अब इसके फायदे ऑब्वियसली सोशल स्किल डेवलप होगी, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस होगी और हम कहीं ना कहीं टॉपिक को ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब जब बच्चे पीयर ट्यूटरिंग खुद करते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स तक लेके चलते हैं, लेकिन जब टीचर इम्प्लीमेंट करेगी तो ऑब्वियसली वो पीयर के ग्रुप्स बनाएगी, तो कहीं ना कहीं वो नए बच्चों से भी मिलेंगे, जानेंगे। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं, क्या क्या करना है। पहला, रिक्रूट ट्यूटर्स, पीयर ट्यूटर्स। अब क्या है, सबसे पहले जब ये पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं तो जो पढ़ाता है वो ट्यूटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6th और 1st क्लास के बच्चे की बात करी, तो जो ट्यूटर कौन सा होगा, 6th क्लास वाला बच्चा होगा, और जो 1st क्लास का बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा, ट्यूटी कहलाएगा। जो पढ़ता है वो ट्यूटी होता है, जो पढ़ाता है वो ट्यूटर कहलाता है। तो रिक्रूट पीयर ट्यूटर्स, सबसे पहले टीचर क्या करती है, रिक्रूट करती है पीयर ट्यूटर कौन बनेगा। ग्रेड में तो ऑब्वियस है जो बड़ा होगा वो बनेगा, लेकिन अगर सेम एज की बात कर रहे हैं तो क्लासरूम में कौन सा बच्चा है जिसको वो टॉपिक क्लियर हो गया है, या फिर जिसके बारे में आपको पता है कि ये हाई अचीवर है, इसको एक लो अचीवर का पीयर ट्यूटर बना दो, इसकी रिविजन हो जाएगी और लो अचीवर वालों को वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो रिक्रूट करना सबसे पहले कि कौन कौन बन सकता है पीयर ट्यूटर और कौन पीयर ट्यूटी बनेगा ऑब्वियसली। फिर है ऑब्टेन परमिशन, अब हमें परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी, प्रिंसिपल एज वेल एज पेरेंट्स की, PNP। प्रिंसिपल की इसलिए क्योंकि आप क्लासरूम में कुछ, आप एक अथॉरिटी में हो, आप एक मैनेजमेंट में हो, आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। अब पेरेंट्स की क्यों, कभी कभार पेरेंट्स को ये मेथड यूज़फुल नहीं लगता, उनको लगता है कि उनका बच्चा पढ़ाएगा तो वो खुद कब पढ़ेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, वो टॉपिक उसको आता है तो वो कुछ और पढ़ ले। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स को ये जो सारे इसके फ़ायदे हैं कि सोशल स्किल डेवलप होगी, एक्सेप्टेंस होगी, बच्चे के कंसेप्ट और बेटर क्लियर होंगे, ये सारे पॉइंट एज अ टीचर हम टीचर पेरेंट्स को समझाएं, उनको एक्सप्लेन करें कि ये मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके फ़ायदे क्या हैं। उसके बाद पेरेंट की परमिशन लेना, फिर इसको कहते हैं इम्प्लीमेंट करना। फिर है कम्युनिकेशन टेक्निक। अब यहाँ पे बच्चे की कम्युनिकेशन टेक्निक पे वर्क किया जाता है। आपने 6th क्लास के बच्चे को बोल दिया कि 1st क्लास के बच्चे को पढ़ाओ, पर उसे पढ़ाना नहीं आता। ऑब्वियसली हम लोग तो मैं पूरा एक कोर्स कर रहे हैं कि टीचर कैसे बनते हैं, टीचिंग कैसे करते हैं, वो कहाँ से कर सकते हैं। तो उनको कुछ स्किल्स बच्चे कहते हैं, टीचर का काम होता है कम्युनिकेशन स्किल की, टॉपिक आपको शुरू कैसे करना है, कैसे आप हेल्प कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स बताना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन टेक्निक्स टीचर ने कुछ ना कुछ बच्चे को बताई जिससे वो ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर सके। डिफरेंट रीइंफोर्समेंट टेक्निक, आपको डिफरेंट रीइंफोर्समेंट टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है। कैसे, डिफरेंट रीइंफोर्समेंट टेक्निक क्या हो सकती है
कि आपको जब बच्चों को रीइंफोर्स करना है तो सिर्फ ट्यूटर को नहीं करेंगे, सिर्फ ट्यूटी को नहीं करेंगे, आपको दोनों को रीइंफोर्स करना पड़ेगा। क्यों? ट्यूटर को कि उसने पढ़ाया और ट्यूटी को कि उसने साथ में पढ़ा और उसकी भी पढ़ाई को एक्सेप्ट किया। तो दोनों को रीइंफोर्समेंट करना है और इसलिए डिफरेंट रीइंफोर्समेंट टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी होती है। स्किल एनालिसिस एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर ट्यूटर्स। स्किल एनालिसिस मतलब जब टीचर ट्यूटर को कहते हैं एनालाइज कर रही है, उन्होंने रिक्रूट किया तो टीचर की ट्यूटर की स्किल को भी एनालाइज करेगी। अच्छा, इसके अंदर ये अच्छी स्किल है, लीडरशिप है, इसके अंदर ये है, इसके ऊपर वर्क करके इनकी जो पीयर ट्यूटरिंग है उसको बेटर कर सकते हैं। अब स्किल ट्रेनिंग कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने बोला कि आप अपने ट्यूटी को एक टॉपिक समझाओगे, लेकिन उससे पहले आप वो टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करोगे। अब जब उस बच्चे ने कहते हैं टीचर के सामने वो टॉपिक एक्सप्लेन करा तो पहले खुद पढ़ के आया होगा, रिविजन की होगी। अब वो जब टीचर के सामने इम्प्लीमेंट करेगा तो जहाँ पे कमियाँ होंगी, जहाँ पे कुछ तरीके समझाने के कम होंगे, वहाँ पे टीचर हेल्प करेगी उसको। एज वेल एज बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जो मैं बच्चे को पढ़ाने वाला हूँ, अपने ट्यूटी को, वो मैं टीचर के सामने रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, इट मीन्स मैं करेक्ट हूँ। ठीक है, तो ये भी इसका फायदा है। तो ये कहता है इम्प्लीमेंट करने से पहले इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है। ये है पीयर ट्यूटर। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक बार कोलैबोरेटिव लर्निंग की जब बात करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो इसके अंदर भी जब हम रीइंफोर्स करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि हम ग्रुप रीइंफोर्समेंट दें। दैट इज, अगर हम ग्रुप की तारीफ कर रहे हैं, उनको कुछ कहते हैं रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो ऐसा रिवॉर्ड हो जो एज अ ग्रुप वो लोग ले सकें। ये ना हो कि किसी हमने एक रिवॉर्ड दे दिया और उन 6 बच्चों में लड़ाई हो रही है कि किसको मिलना चाहिए, तो आपको ग्रुप रिवॉर्ड देना है। ठीक है, ये था हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू।